हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एचटीएमएल में फॉर्म्स हम कैसे बना सकते हैं। एचटीएमएल के फॉर्म्स के लिए हम कौन-कौन से टैग्स को इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म्स बनाना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आप लोग यूजुअली जब इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट, जैसे कि वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, वेबसाइट में साइन अप करते हैं या वेबसाइट के अंदर मज़ीद कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आपको डिफरेंट शेप्स में फॉर्म्स मिलते हैं। ठीक है, लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक के ऊपर एक अपने दोस्त के साथ चैट कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, तो आप जहाँ पर अपना मैसेज टाइप कर रहे होते हैं, तो वो जगह भी आपकी फॉर्म कहलाती है। मतलब यूज़र से हम इनपुट्स लेने के लिए फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, और डायनामिक वेबसाइट्स जो होती हैं उन सब में फॉर्म्स लाजमी इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि जब तक यूज़र की इनपुट नहीं आएगी तो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारी वेब एप्लीकेशन है, उस यूज़र को आउटपुट नहीं दे पाएगी, राइट। तो इसलिए फॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, ये फॉर्म्स आपको लाजमी आने चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि एचटीएमएल में जब हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, तो फॉर्म्स के अंदर हमारे पास तीन तरह के टेक्सचुअल्स होते हैं। आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि फॉर्म के अंदर आप लोग तीन तरह के टैग्स की मदद से डेटा यूजर से लेते हैं। जैसे इनपुट का टैग हम एक इस्तेमाल करते हैं, एक सेलेक्ट का टैग होता है और एक टेक्स्ट एरिया का टैग होता है। तो इन्हें हम बेसिकली एचटीएमएल फॉर्म टेक्सचुअल्स के नाम से भी जानते हैं। तो चले हम एक सबसे पहले एक जल्दी से एक फाइल क्रिएट करते हैं। एक एचटीएमएल की फाइल मैं क्रिएट करूंगा और उसमें मैं आपको एक सिंपल सा एक फॉर्म बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से हम एक फॉर्म डिजाइन। ओके, तो मैं सबसे पहले फाइल का नेम सेव करता हूँ। कोशिश करें कि आप जब भी कोई फाइल क्रिएट करें एचटीएमएल की, तो पहले फाइल का एक नाम से पहले सेव कर लें, उसके एक्सटेंशन के अंदर सेव कर लें, उसके बाद फिर अपनी कोडिंग कर लें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। बाकी ये है कि डेस्कटॉप के ऊपर मैं आया हूँ, यहाँ पर मैंने फॉर्म्स के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया और इसमें मैं जल्दी से एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने नाम रख दिया index.html। HTML एक्सटेंशन में मैंने फाइल को सेव किया। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ये HTML का मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया। अब मुझे एक फॉर्म क्रिएट करना है, तो फॉर्म से पहले मैं जल्दी से एक हेडिंग भी ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक हेडिंग यहाँ पे ली, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कॉन्टेक्ट अस। उसके बाद मैं अब यहाँ पे अब फॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि हम सबसे पहले फॉर्म का ओपनिंग टैग स्टार्ट करेंगे। हमने उसमें फॉर्म लिखा और फॉर्म के ओपनिंग टैग में हम दो तरह की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एक्शन, और एक प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं मेथड। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है, थोड़ा बात को गौर से समझने की कोशिश करिएगा। देखें, एक्शन की जो प्रॉपर्टी है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब इस फॉर्म को हम फिलअप करें, फिलअप करने के बाद जब इस फॉर्म को सबमिट किया जाए, तो इस फॉर्म के अंदर यूजर ने जितना कुछ भी लिखा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन हमने यूजर से ली होगी, वो इंफॉर्मेशन आपको किस जगह पर सबमिट करनी है। तो बेसिकली एक्शन के अंदर हम फाइल का नेम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ले लें हमने फाइल का नाम लिखा target.php फाइल फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये। देखें, अब इस फॉर्म के अंदर जब हमारा यूजर फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करेगा, तो उसके फॉर्म के अंदर जितना भी कुछ लिखा हुआ डेटा होगा, जो चीजें भी वो लिखेगा, वो तमाम डेटा इस फाइल के ऊपर जाकर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम एक्शन की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चाहते हैं कि आपने जिस फाइल के अंदर फॉर्म बनाया है, आप उस फॉर्म का डेटा उसी फाइल के थ्रू ही सबमिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप इस एक्शन की प्रॉपर्टी को यहाँ पे ब्लैंक रहने देते हैं, खाली कर देते हैं। बिल्कुल इसका मतलब यही होता है कि इस फॉर्म का जो टारगेट है, जो एक्शन है, वो इसी फाइल को ही पिक करेगा, राइट। उसके बाद फिर मेथड की प्रॉपर्टी होती है। मेथड क्या होता है जी? मेथड में हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं। एक होता है हमारा पोस्ट मेथड और एक दूसरा होता है हमारा गेट मेथड। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। एक पोस्ट मेथड होता है और एक हमारे पास गेट मेथड होता है। इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है? देखिए जी, ये दोनों एक साथ नहीं लिखे जाते, दोनों में से एक ही हम यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ। पोस्ट मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं अगर आपके फॉर्म की लेंथ ज्यादा हो। ये अपने पास नोट कर लीजिएगा बच्चे, ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे कि एक पोस्ट मेथड जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आपका फॉर्म
लेंथी है, मतलब फील्ड्स बहुत ज़्यादा है, डेटा बहुत ज़्यादा लेंथी आप यूज़र से ले रहे हैं फॉर्म के अंदर, फॉर्म बड़ा है, तो आप पोस्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। उसकी एक रीज़न ये है। दूसरी रीज़न जो है पोस्ट मेथड को इस्तेमाल करने की, वो रीज़न ये है कि अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, अगर आपके फॉर्म में कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यूज़र से पासवर्ड भी ले रहे हैं, कोई ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर यूज़र अपनी पेमेंट इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसा फॉर्म जिसमें यूज़र अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लिख रहा है, तो ऐसा फॉर्म जिसमें कोई खुफिया इंफॉर्मेशन यूज़र की हम ले रहे हैं, यूज़र से ले रहे हैं, तो उस फॉर्म का मेथड आपको पोस्ट रखना होता है ताकि वो फॉर्म सिक्योर रहे, और आपके ब्राउज़र पे जब वो सबमिट होगा तो वो जब सबमिट होगा तो आपके डेटा को यूआरएल बार पे सबमिट ही करेगा। ये खैर मैं भी प्रैक्टिकली थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। गेट मेथड वाला फॉर्म मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं ऐसा फॉर्म जिसमें हम कुछ चीज़ सर्च करवाते हैं, मतलब सर्च वाले जो फॉर्म होते हैं उसमें गेट मेथड यूज़ करते हैं। एक और रीज़न भी है गेट मेथड कि अगर आपका फॉर्म बहुत छोटा सा हो, स्मॉल फॉर्म हो, बहुत चंद एक फील्ड्स का फॉर्म हो, तो उसके लिए भी आप गेट मेथड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं अभी पोस्ट मेथड के साथ जाऊंगा और आगे बढ़ते हैं फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे। आगे जाके हम देखेंगे इंशाल्लाह कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पोस्ट और गेट में प्रैक्टिकली मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। फिर वक्त हम आगे बढ़ते हैं और फॉर्म्स कर पाते हैं। अच्छा खैर, तो आगे मैं फॉर्म एक क्रिएट करना है मुझे, तो हमेशा याद रखिएगा फॉर्म में सबसे पहले आपको एक लेबल का टैग पुट करना होता है जिसके अंदर आप यूजर को बताते हैं कि भाई इस फील्ड में लिखना क्या है, मतलब आपने बॉक्स के अंदर लिखना क्या है, क्या डिफाइन करना है। तो फॉर एग्जांपल ले लें, मैंने यहाँ पे लिख दिया फुल नेम की नाम से मैंने फील्ड ली। ओके, उसके बाद मैं लाइन को ब्रेक करता हूँ। ब्रेक करने के बाद मैं अब देखें, अब बारी आती है हमारे ये वाले इनपुट वाले पहले टेक्सचुअल की तरफ कि हम इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे। देखें जी, ये जो इनपुट वाला टेक्सचुअल है बेसिकली हम इसको इस्तेमाल करते हैं अगर आपने यूजर से सिंगल लाइन में कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो। मतलब देखिए ना, अब अगर मैं अपना नाम लिखूंगा या मेरा यूजर अपना नेम डिफाइन करेगा तो वो डेफिनेटली एक ही लाइन में अपना नेम लिखेगा ना। ऐसा तो नहीं होता कि हम मल्टीपल लाइंस में अपना नेम लिख रहे होते हैं, नहीं, एक लाइन के अंदर हम लिखते हैं। तो एक लाइन के अंदर अगर आपने यूजर से कोई भी टेक्स्ट लेना है, कोई भी इनपुट लेनी है, तो आप उसके लिए इनपुट का टैग इस्तेमाल करेंगे। तो खैर हमने यहाँ पे लिखा इनपुट। इनपुट के टैग के बाद, इनपुट के टैग को स्टार्ट करने के बाद उसके अंदर आप एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं टाइप। टाइप में बेसिकली हम ये बताते हैं कि इस फील्ड में, इस बॉक्स में हमने लिखना क्या है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ले रहे हैं टेक्स्ट की, यूजर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन पुट करेगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पर एक नेम के नाम से प्रॉपर्टी लेते हैं जो कि बेसिकली हम इस इनपुट को एक नाम दे देते हैं अपनी मर्जी से। मिसाल ले लें, हम इसको यही नाम दे देते हैं फुल नेम के नाम से। अब बेसिकली ये जो नेम की प्रॉपर्टी है ना, ये इस वक्त कोई काम नहीं करेगी, कोई इफेक्ट नहीं करेगी। ये नेम की प्रॉपर्टी तब इस्तेमाल की जाती है जब हम एक डायनेमिक फॉर्म बनाते हैं। डायनेमिक फॉर्म से मतलब, फॉर्म का मतलब होता है अगर हम इस फॉर्म को किसी PHP लैंग्वेज के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ASP लैंग्वेज, मतलब कोई डायनेमिक लैंग्वेज के साथ जब आप अपने फॉर्म को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके लिए बेसिकली इनपुट्स को कॉल करने के लिए नेम्स यूज किए जाते हैं। तो इस वजह से हम ये नेम की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा रहे हैं। अभी फिर वक्त बेसिकली इसका कोई काम नहीं है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप इस ट्यूटोरियल की मदद से फॉर्म्स बनाना सीखें तो आपकी एक हैबिट बन जाए, आदत बन जाए, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे आके मैं एक दफ़ा लाइन को ब्रेक करता हूँ मजीद, और उसके बाद एक दफ़ा मैं और लेबल क्रिएट करूँगा। और इस लेबल में भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ले लें, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट, मतलब यूज़र जो हमसे कांटेक्ट कर रहा है, कांटेक्ट फॉर्म बना रहे हैं हम, यूज़र हमसे कांटेक्ट कर रहा है, तो उसके कांटेक्ट करने का पर्पस क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सेम इनपुट टाइप टेक्स्ट मैंने डिफाइन किया और नेम यहाँ पर मैं सब्जेक्ट ही डिफाइन कर देता हूँ और ब्रेक करता हूँ। ठीक है, इतना फॉर्म बनाने के बाद हम जरा इस फॉर्म को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। तो जहाँ पर मैंने अपना फॉर्म स्टोर किया है डेस्कटॉप के ऊपर, मैंने एक फोल्डर बनाया था फॉर्म्स के नाम से, और उसमें एक ये मेरे पास फाइल है। मैं इसको आपके सामने एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप ये देखें, ये आपके पास एक फॉर्म बन चुका है। ये चेक करिएगा, अब ये देखिए जो चीज़ मैंने लेबल के टैग में डिफाइन की है वो आपको ये देखिए, ये दिख रहा है लेबल फुल नेम, और ये एक सब्जेक्ट आपको दूसरा लेबल दिख रहा है। जो चीज़ मैंने इनपुट में डिफाइन की है वो इनपुट की मदद से देखिए यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के बॉक्सेस को हम फील्ड्स भी कहते हैं। तो अगर आपको ये फील्ड्स बनानी है, बॉक्सेस बनाने हैं,
इसके लिए हम इनपुट का टैग इस्तेमाल करते हैं, राइट। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं एक और फील्ड लेते हैं। हमने यहाँ पर एक और लेबल के नाम से एक फील्ड ली। यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस। मैं यूजर से उसका ईमेल एड्रेस भी लेना चाहता हूँ, ब्रेक लगाया। अब यहाँ पे मैं इनपुट टाइप में मैं ईमेल डिफाइन करूंगा, ठीक है। कोशिश करें आप यहाँ पर ईमेल डिफाइन करें ताकि इस फील्ड में जब तक आपका यूजर ईमेल एड्रेस की फॉर्मेट पूरी ना लिखे तब तक ये एक्सेप्ट ना हो। मतलब इन सिंपल वर्ड्स मैं ये चाहता हूँ कि यूजर से मैं ईमेल मांग रहा हूँ तो वो ईमेल ही लिखे, ऐसा ना हो कि वो ABCXYZ लिख के चला जाए। नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉपर ईमेल एड्रेस की फॉर्मेट में ही ईमेल एड्रेस डिफाइन करे। जैसे आपको पता है एक ईमेल एड्रेस की असल शक्ल क्या होती है कि उसमें @ का साइन होता है। तो जब तक यूजर अपने ईमेल एड्रेस में @ का साइन नहीं लगाएगा तब तक मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इस वजह से मैंने टाइप में ईमेल लिख दिया है कि लाजमी है जो यूजर डेटा लिख रहा है वो ईमेल की फॉर्मेट होना चाहिए। नेम में सेम ईमेल एड्रेस डिफाइन कर दें यहाँ पर, या सेम इस तरह लिख दें जैसे आपकी मर्जी है वैसे लिखें। ब्रेक का टैग हम दोबारा से पुट करते हैं और नीचे बढ़ते हैं। अच्छा, सेव करके जरा इसको रीलोड करते हैं, चेक करते हैं। यू कैन सी आपके पास ईमेल एड्रेस का भी बॉक्स आ गया जी। अभी मैं जरा इसको फिलअप करके चेक करूंगा, पहले मैं जरा थोड़ा सा फॉर्म मुकम्मल कर लूँ। इसके बाद नेक्स्ट मैं ये चाहता हूँ कि यार अब यूजर जो है वो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, उन वो ऑप्शंस में से वो अपनी मर्जी से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सके। देखिए फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब किसी वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आपको दिखता है कि कंट्री चूज करें, राइट। क्लिक करते हैं आप लोग तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन सी लिस्ट आ जाती है। उस लिस्ट में से आप अपनी जो स्पेसिफिक ऑप्शन होता है, जो आपको आपका डिजायर्ड ऑप्शन होता है, आप चूज करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट लेनी है तो आपको फॉर्म का जो दूसरा टेक्सचुअल है सिलेक्ट, आपको ये इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं दोबारा से बताता हूँ, अगर आपको सिंगल लाइन में टेक्स्ट लेना है, जैसे आपने ये बॉक्सेस बनाए, इसके लिए आपको इनपुट यूज़ करना है। अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो उसके लिए आपको सिलेक्ट यूज़ करना है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम एक लेबल लेते हैं। हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंट्री, राइट, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, ब्रेक लगाया, पीछे बढ़े और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे सिलेक्ट। ओके, सिलेक्ट के अंदर हम टाइप नहीं डिफाइन करते। अक्सर बच्चे जो है ना वो टाइप की यहाँ पे तजुर्बे कर रहे होते हैं। मेक श्योर के सिलेक्ट के टैग में हम टाइप इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिंपली यहाँ पे नेम की प्रॉपर्टी लगाते हैं। सेम मैं कॉल कर लेता हूँ कंट्री। अच्छा जी, अब सिलेक्ट के टैग के अंदर हम और यहाँ पर हमें अपनी जो जो कंट्रीज को लिस्ट में शामिल करना है आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को HTML में ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट सिखाया था। जैसे हम ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं तो जिन जिन चीज़ों को हमने लिस्ट में शामिल करना होता है हम उसे LI के टैग में लिखते जाते हैं। सेम इसी तरह से जब आप कंट्री के लिए सिलेक्ट टैग लगा रहे हैं तो इसमें भी आपको जिन जिन चीज़ों को लिस्ट में अपनी सिलेक्ट के टैग के अंदर अपनी कंट्रीज में शामिल करना है उनको आपने ऑप्शन के टैग में पुट करना है, इस तरह से, ठीक है। पहले वाले को हम खाली रहने देंगे, यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं सिलेक्ट यूर कंट्री, इस तरह से। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है हम इसमें लिखते हैं फॉर एग्जांपल इस तरह से हम लिखते हैं, मतलब वैल्यू में भी आप पाकिस्तान लिख दें और यहाँ पर भी आप इस तरह से पाकिस्तान डिफाइन कर दें। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हम कंट्री लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। उसके बाद एक और लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया नेपाल और यहाँ पे भी मैंने नेपाल कर दिया, राइट। अच्छा जी, सेव किया फाइल को, चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यू कैन सी, ये देखें आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है, कंट्री एक लेबल आ गया और ये देखें क्लिक मैं करूँगा तो ये जो जो चीज़ें मैंने अपनी लिस्ट में शामिल की थी ये चीज़ें देखें आपको इस तरह से यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही है, राइट। तो इस तरह से आप लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है जी। पॉसिबल है आप लोग सोच रहे हो कि इस तरह से जैसे मैंने 3-4 कंट्रीज के नाम यहाँ पे लिखे हैं तो क्या मुझे तमाम कंट्रीज के नाम खुद लिखने होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एक शॉर्टकट तरीक़ाकार भी है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल गूगल पर जाएं, आप जाके सर्च कर लें कि कंट्री लिस्ट HTML सिलेक्ट टैग, सिंपल सर्च करें
ये आपको फर्स्ट में गिटहब की अंदर आपको एक बना बनाया इसका रेडीमेड कोड मिल जाएगा। ये देखें, ये मिल गया, सेलेक्ट टैग आ रहा है, ठीक है। ये आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर लें, इधर से कॉपी कर लें, सेम इस तरह से ऐसे कॉपी पेस्ट कर दें अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो तमाम कंट्रीज़ की लिस्ट आपको बनी बनाई मिल जाएगी, ठीक है। आपको खुद से बारी बारी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सेलेक्ट टैग हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं अपना जो तीसरा टेक्सचुअल है, दैट इज टेक्स्ट एरिया, ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आगे बढ़ता हूँ और ब्रेक लगाता हूँ यहाँ पे, और ओके, लेबल का टैग पुट किया, इसमें मैंने लिखा फॉर एग्जांपल मैसेज। हाँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि यार यूजर अपना मैसेज भी डिफाइन करे ना, हमसे कॉन्टेक्ट कर रहा है, मैसेज भी लिखे। अच्छा देखें, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल एक सिंपल इनपुट टाइप टेक्स्ट इस तरह से यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ, तो देखिए यूजर को मैसेज का जो फॉर्म है ना, ये देखिए कुछ इस तरह से नजर आएगा, मैसेज की फील्ड इस तरह से नजर आएगी। लेकिन आपको पता है कि मैसेज के लिए हम हमेशा ऐसा बॉक्स बनाते हैं जो मल्टीपल लाइंस में टेक्स्ट हम ले सकते हैं, मतलब मैसेज वाला बॉक्स बड़ा होता है इन सिंपल वर्ड्स। तो बड़ा बॉक्स लेने के लिए आपको टेक्स्ट एरिया का जो टेक्सचुअल है वो इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए हमने लिखा टेक्स्ट एरिया। ओके, तो इसके अंदर अच्छा अब देखें, टेक्स्ट एरिया मैंने लिखा, मैं आपको खुद से लिख के दिखाता हूँ, ऑटो जनरेट नहीं करते। ओके, टेक्स्ट एरिया का क्लोजिंग टैग भी होता है, मेक श्योर इनपुट के क्लोजिंग टैग नहीं होगा, लेकिन सिलेक्ट एरिया का, टेक्स्ट एरिया का और सिलेक्ट दोनों का क्लोजिंग टैग होता है। खैर, टेक्स्ट एरिया के अंदर हमने टाइप नहीं डिफाइन करनी होती, जैसे हम सिलेक्ट में टाइप नहीं डिफाइन करते, टेक्स्ट एरिया में भी आप सिंपल नेम डिफाइन कर दें कि मैसेज इस तरह से। ओके, सिंपल फाइल को सेव कर लेंगे, रीलोड करेंगे, तो ये आपको देखें एक मल्टीपल लाइंस का हम इसमें टेक्स्ट पुट कर सकते हैं। देखें, मल्टीपल लाइंस में हम टेक्स्ट लिख सकते हैं अपना, और बॉटम राइट के ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसकी मदद से हम इसके साइज को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब बाय डिफॉल्ट ये आपको इतने साइज का मिलेगा, लेकिन जब आप इसको यहाँ से बड़ा छोटा करेंगे तो जैसे मर्जी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास डिफॉल्ट ही बड़े साइज में आ रहा हो, तो उसके लिए दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है जी कॉलम्स, और एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास रोज। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखें, अगर आपने अपने मैसेज वाले बॉक्स के टेक्स्ट एरिया के विड्थ को इंक्रीज करना है, विड्थ को इंक्रीज करना है तो हमें कॉलम्स इंक्रीज करने पड़ेंगे ना। देखिए, कॉलम्स आप किस तरह से होते हैं, तो विड्थ इंक्रीज करने के लिए हमें कॉलम्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। अगर आप उसकी हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रोज इंक्रीज करनी पड़ेगी। ट्राई करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रोज लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यार 15, फॉर एग्जांपल। ट्राई करते हैं, 15 लिखा, रिफ्रेश किया। अच्छा, ये काफी बड़ा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, मैं इसको 7 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो ओके, परफेक्ट, ये मैसेज बॉक्स। अब इसकी मैं विड्थ को भी थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल 35। लेट्स सी किस तरह से नजर आता है हमें ये। ओके, परफेक्ट, ये देखिए बाय डिफॉल्ट जैसे मैं पेज को लोड कर रहा हूँ, ये बाय डिफॉल्ट हमें इसी साइज का मिल रहा है। ठीक है जी, ये हो गया। अब एक चीज और मैं चाहता हूँ यार एक बटन पुट करूँ। बटन कैसे लगाएंगे, फॉर्म तो फिलअप कर लेगा यूजर, सबमिट कैसे करेंगे, तो उसके लिए बटन हमारे पास होना चाहिए। बटन के लिए बहुत सिंपल है, ब्रेक लगा के नीचे आए और आप आके सिंपल लिखें यहाँ पे। बटन के लिए जी आपको बटन का टैग पुट करना होता है। बटन के टैग के अंदर आप टाइप में डिफाइन करते हैं बटन आपको किस तरह का चाहिए। दो तरह के बटन होते हैं, एक सबमिट और एक रीसेट। एक तीसरा भी होता है जिसकी टाइप होती है बटन, वो हम मोस्टली जावास्क्रिप्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। सिंपली हम सबमिट और टाइप रीसेट को इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो सबमिट, टाइप सबमिट क्या काम करेगी, टाइप सबमिट मतलब फॉर्म को जब फिलअप करेंगे, सबमिट करेंगे तो फॉर्म हमारा सेंड हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। रीसेट टाइप क्या करती है, फॉर्म को आप चाहते हैं कि यार आपने 3-4 फील्ड्स फिलअप कर लिया, आप चाहते हैं कि यार मैं दोबारा से फॉर्म को खाली करके दोबारा नया डेटा लिखना चाहता हूँ, तो रीसेट का बटन दबाएंगे तो रीसेट वाला बटन फॉर्म को एम्प्टी कर देगा, शुरू से मतलब स्टार्ट कर देगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा टाइप सबमिट और मैंने यहाँ पे लिखा सेंड मैसेज। दो तरह के बटन बना रहा हूँ मैं, एक मैं बटन बना रहा हूँ फॉर्म सबमिट करने के लिए, एक मैं बटन बनाऊंगा अपने फॉर्म को रीसेट करने के लिए। तो उसकी टाइप आपने लिखनी है रीसेट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीसेट फॉर्म। ओके ओके जी, परफेक्ट, ये हो गया रीलोड। ओके, हमारे पास दो बटन आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं।
एक है सबमिट का, सेंड मैसेज का, और एक है रीसेट का। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा फॉर्म रेडी है। मैं जल्दी जल्दी से 2-3 फील्ड्स आपको और बता देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। खैर मैं आपको 2-3 फील्ड्स और बताता हूँ। लाइक अगर आप चाहते हैं कि यूज़र से आप जेंडर लेना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि आप यूज़र अपना जेंडर सेलेक्ट करें, तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसके लिए ना हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस की सिलेक्शन के लिए या मल्टीपल ऑप्शंस अगर आपने यूज़र को देना हो ना, तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है रेडियो बटन और एक होता है हमारे पास चेक बॉक्स। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, गौर से सुनिएगा। रेडियो बटन मतलब अगर आप यूजर को मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं और चाहते हैं कि यूजर इन ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सके, तो फिर आप रेडियो बटन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपने यूजर को मल्टीपल ऑप्शंस दिए और यूजर मल्टीपल ऑप्शन ही सिलेक्ट कर सके, तो उसके लिए आप चेक बॉक्स इस्तेमाल करेंगे। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं इन सिंपल वर्ड्स। आपने यूजर को 10 ऑप्शन दिए, आप चाहते हैं कि यार यूजर इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन ही सिलेक्ट कर पाए, अगर यूं चाहते हैं तो आप रेडियो बटन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने यूजर को 10 ऑप्शंस दिए और आपने यूजर पे छोड़ दिया कि यूजर एक ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 10 के 10 भी सिलेक्ट कर सकता है, तो फिर आपको चेक बॉक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ट्राई करते हैं कैसे करेंगे। ये देखें, मैं ईमेल एड्रेस के नीचे ही यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, एक लेबल देते हैं और यहाँ पे मैंने डिफाइन किया फॉर एग्जांपल जेंडर ब्रेक, यहाँ पे नीचे लिखा इनपुट। टाइप में आप डिफाइन कर देंगे रेडियो। मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए रेडियो हम यूज करते हैं। टाइप में मैंने लिखा रेडियो और इसकी वैल्यू में भी आप लिखेंगे मेल, और इसको जब आप नेम डिफाइन करेंगे तो इसमें भी आपने नेम जेंडर डिफाइन कर देना है। और बाहर यूजर को क्या लिखा हुआ नजर आए, मेल लिखा हुआ नजर आए, राइट। सेम इस तरह से एक और ऑप्शन हम बनाएंगे इनपुट टाइप रेडियो, इसमें वैल्यू आप डिफाइन कर देंगे सेम फीमेल और नेम में सेम जेंडर, और बाहर भी आप यहाँ पे फीमेल डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ब्रेक भी कर देता हूं मैं। ओके, ट्राई करते हैं। ये देखें, रिफ्रेश किया, ये देखें जी, जेंडर आपके पास आ रहे हैं ऑप्शंस, एक मेल एक फीमेल। आप इनमें से जो मर्जी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, यूजर की मर्जी है। एक सिलेक्ट करेगा तो दूसरा डिसलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, इसको सिलेक्ट करता हूं तो दूसरा जो है ना वो अनसेलेक्ट हो गया, डिसलेक्ट हो गया। ठीक है, तो यूजर सिर्फ एक ऑप्शन ही चूज कर सकता है। ओके, ऑलराइट, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं यार यूजर मल्टीपल ऑप्शंस हो उसके पास और यूजर मल्टीपल ऑप्शन ही सिलेक्ट कर पाए, तो लेबल हमने दिया और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा लाइक हॉबीज ब्रेक, नीचे आए हमने यहाँ पे किया फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहाँ पे इनपुट। टाइप में आप चेक बॉक्स डिफाइन कर दें, वैल्यू में आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल क्रिकेट, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा क्रिकेट, नेम में मैंने दे दिया सेम हॉबीज और वाई भी मैंने लिख दिया क्रिकेट। उसके बाद इनपुट टाइप सेम चेक बॉक्स, वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी फॉर एग्जांपल बुक रीडिंग, और नेम में मैंने दिया हॉबीज और बाहर भी मैंने लिख दिया बुक रीडिंग। इस तरह से मैं ज़रा इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, मैं इसको ज़रा डुप्लीकेट करता हूँ। ओके, मैं ज़रा इसको डुप्लीकेट करता हूँ इस तरह से, कॉपी पेस्ट करते हैं, एक ऑप्शन और ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल की, और सेम मैं यहाँ पे कर दूंगा पुट। ओके, और यहाँ पे मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल जी स्विमिंग, और सेम ऑप्शन मैंने यहाँ पे भी कर दिया, लाइन को ब्रेक भी कर दिया। ट्राई करते हैं। ये देखें जी, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे यूज़र एक भी सिलेक्ट कर सकता है, 2 भी सिलेक्ट कर सकता है। अगर आप यूज़र को छोड़ दें उस पर तो यूज़र यहाँ पे 4 ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता है, मतलब सारे के सारे ऑप्शन भी कर सकता है। जबकि रेडियो बटन में देखें सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है, जबकि चेक बॉक्सेस में यूज़र मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरह आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि यूज़र अपनी डेट ऑफ बर्थ पुट करे, तो उसके लिए कैलेंडर वाली जो फील्ड होती है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मैं सब्जेक्ट के नीचे ही यहीं पर आता हूँ और यहाँ पे आके मैंने एक लेबल लिया
इसमें मैंने लिखा फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए यूजर को क्या करना है, इनपुट लेनी है, टाइप में वो डेट लिख देगा, सिंपल डेट आपको लिख देना है, टाइप में डेट, दैट्स इट। नेम में फॉर एग्जांपल मैंने डॉप लिख दिया, डॉप स्टैंड फॉर डेट ऑफ बर्थ, ओके दैट्स इट। टाइप में सिर्फ डेट है, दैट्स इट। रिफ्रेश करेंगे, यू कैन सी, देखिए कैलेंडर की फॉर्मेट आ रही है। क्लिक करेगा यूजर, यहाँ पर अपनी जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो चूज कर सकता है, या किसी और पर्पस के लिए कोई और डेट आप लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली इनपुट के अंदर टाइप में डेट डिफाइन करनी है, तो आपको HTML जो है वो कैलेंडर वाला जो फील्ड है वो आपको दे देगा। ठीक है जी, आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।